हाय, मेरा नाम मौरांक, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से एक सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है जिसका नाम है सेक्शन 194 क्यों। ये क्या था? ये था कि जो बायर है ना, बायर अगर वो गुड्स परचेज कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है रेसिडेंट सेलर से, तो क्या करना था? इसे टीडीएस काटना था। मतलब अब गुड्स परचेज करने पर भी ये कटेगा, टीडीएस कटेगा। और कितना काटना था? 0.1% के हिसाब से काटना था। सर ये तो बात समझ में आ गई। इसके रिलेशन में कुछ डाउट्स थे, उस डाउट्स को क्लेरिफाई करने के लिए एक सर्कुलर इशू हुआ है। तो हम लोग इस सर्कुलर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इस सर्कुलर के अंतर्गत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। ये तो पता ही है कि ये बायर पर लगता है, उस बायर पर लगता है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर फाइनेंशियल ईयर वाला कौन सा चल रहा है भाई, 21-22 चल रहा है, तो 20-21 में उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? उसका टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़ से ज्यादा, और उसकी जो परचेज है वो 50 लाख से ज्यादा हो जानी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे, इसकी क्या सर्कुलर में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गाइडेंस में दिया हुआ है कि एप्लीकेबिलिटी ऑन द ट्रांजैक्शन कैरीड थ्रू वेरियस एक्सचेंज। ये लिखा हुआ है कि किस पर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर, इन ऑर्डर टू रिमूव सच डिफिकल्टीज, इट इज प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिलेशन टू। किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? कोई भी ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी या कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये कह रहा है कोई भी सिक्योरिटी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेची जा रही है, ठीक है, क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो कह रहा है अगर यहाँ पर इस तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो क्या नहीं लगेगा? तो उस पर 194 क्यू नहीं लगेगा। क्लियर? ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन ऑफ 21 ऑफ सीईआरसी। क्लियर? इन पर क्या नहीं लगेगा? इन पर अगर इस तरीके के कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उस पर 194 क्यू नहीं लगेगा। मतलब परचेजर को जो परचेज कर रहा है उसको टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। सर आगे बढ़े। ये कह रहा था कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल B21। देखो, फाइनेंशियल B21 में कौन सी हमें लिमिट देखी थी? 50 लाख वाली। तो ये कह रहा है 50 लाख वाली लिमिट कहां से एप्लीकेबल होगी भैया? 1 जुलाई से माने या 1 अप्रैल से माने? भैया 50 लाख की लिमिट देखने के लिए आपको जो कैलकुलेशन लेनी है वो 1 अप्रैल 2021 से लेनी है, 1 जुलाई से नहीं लेनी है। सर बात समझ? भले ही आपको 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई से पहले जितने भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी डिटेल्स तो नहीं कटेगा, लेकिन लिमिट भले काउंट, लिमिट जरूर काउंट होगी 50 लाख की लिमिट को देखने के लिए। सर बात समझ आ गई? आगे बढ़े। अब आगे दे रखा है एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी, एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी या परचेज रिटर्न। इसका मतलब क्या है भैया? क्या टीडीएस जो हम काटेंगे क्या जीएसटी पर भी काटेंगे? मतलब क्या भैया इसका? भैया आप माल परचेज करते हो, क्या आता है? वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस जीएसटी, टोटल वैल्यू जैसे आई इन दोनों को मिला करके 55 लाख। तो ये कह रहा है भैया आप टीडीएस किस पे काटोगे? वैल्यू ऑफ गुड्स पे काटोगे, जीएसटी पे काटोगे? तो भैया इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो टीडीएस कटेगा, इट इज हैज बीन क्लैरिफाइड इन सर्कुलर नंबर 23 ऑफ 2017 डेटेड 19 जुलाई 2017। ये सर्कुलर आया था, इसमें लिखा था भैया ये जो टीडीएस कटेगा वो जीएसटी वाले पोर्शन पर नहीं कटेगा। तो इसी तरीके से 194 क्यू के अंतर्गत जो टीडीएस कटेगा वो जीएसटी वाले पोर्शन में नहीं कटेगा, सिर्फ वैल्यू ऑफ गुड्स पे कटेगा। सब बात समझ में आई? लेकिन ये तब है जब आपका जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है वो क्रेडिट की टाइम पे बनना है। किसी के टाइम पे बनना है? क्रेडिट के टाइम पे। आपको बताइए कि टीडीएस कब काटना होता है? टीडीएस काटना होता है भैया क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर क्रेडिट के टाइम पर मतलब हम बिल इशू कर दिया, बिल की एंट्री कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तो जीएसटी पता होता है। लेकिन जब हम पेमेंट अगर अर्लियर हो गया तो एडवांस पेमेंट पर टीडीएस हम क्या करेंगे? पूरे अमाउंट पर काटेंगे, उस पर जीएसटी कंसीडर नहीं करेंगे। सर बात समझ आ गई? परचेज रिटर्न। देखो, अगर आपने पहले माल परचेज किया, उस पर टीडीएस काट लिया, अब आपने परचेज रिटर्न कर दिया माल, तो ये टीडीएस वापस होगा ना? भाई ना, टीडीएस जो आपने काट लिया है उसका आप एडजस्टमेंट करेंगे।
एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? जो आगे वाले ट्रांजैक्शन है उसमें आप सेटल करेंगे, आगे के जो ट्रांजैक्शन है उसके साथ सेटल करेंगे आप। जो टीडीएस आपने काट लिया है उसका रिवर्सल नहीं होगा। सर बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अगर आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो भैया कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सही है। लेकिन ये इसका एडजस्टमेंट होगा, परचेज रिटर्न का सिर्फ एडजस्टमेंट होगा। अगर परचेज रिटर्न के बदले में आप गुड्स मिल जाते हैं तो भैया कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। सर बात समझ में आई? आगे बढ़े। ये लिखा हुआ है वेदर नॉन रेसिडेंट कैन बी बायर अंडर सेक्शन 194 क्यू। यस, हो सकता है बायर, लेकिन उसको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि उसका क्या होना चाहिए। It is requested to clarify if the provision section 194Q of the Act shall apply to a buyer being a non-resident. To remove difficulties, it is clarified that provision of this section 192 shall not be applied to a non-resident whose purchase of goods from the seller resident in India is not effectively connected with the permanent establishment of such non-resident in India. देखो उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नॉन रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट क्या है, बायर है, तो ये टीडीएस तब काटेगा जब उसका क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया है। तो अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया नहीं है तो नॉन रेसिडेंट बायर पर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? शैल मीन्स टू इंक्लूड अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू व्हिच द बिजनेस ऑफ अ एंटरप्राइज इज होली या पार्टली कैरी। क्या उसका क्या होना चाहिए? उसका ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां से क्या हो रहा है, बिजनेस रन हो रहा है। सर बात समझ आ गई? इंडिया में whether tax is to be deducted when the seller is a person whose income is exempt। ये कह रहा है भैया बायर है, बायर बायर क्या काटेगा 194 क्यू में? टीडीएस काटेगा, टीडीएस काटेगा, किसका काटेगा? सेलर का। तो कह रहा था भैया सेलर के एंड में टोटल इनकम एग्जम्प्ट है, टोटल इनकम एग्जम्प्ट है ना, कोई इनकम है ही नहीं टैक्सेबल, तो भैया बायर क्या करेगा? टीडीएस 194 क्यू के अंतर्गत नहीं काटेगा। ये चीज आपकी सेक्शन किसमें थी? सेक्शन 206 1H में थी। यही बात लिखी हुई थी कि अगर जो परचेजर है उसके हैंड में ऑल इनकम एग्जम्प्ट है, ऑल इनकम एग्जम्प्ट है, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो वो टीसीएस नहीं काटेगा। क्या सेलर वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन द एडवांस पेमेंट। यस, ये तो पता ही है, एडवांस पेमेंट पर टीडीएस कटता है। ठीक है, 194 क्यू के अंतर्गत ये तो पता ही, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर अर्लियर। वेदर प्रोविजन सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो आप बायर हो, आपका क्या है, अभी अभी अपने काम इसी साल आपने काम स्टार्ट करा है, जैसे 20-21 में ही आपने, तो 21-22 में ही आपने काम स्टार्ट करा है, क्या आप पे अब सेक्शन एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका टर्नओवर था ही नहीं प्रेसिडेंट फाइनेंशियल कस्टमर्स ऊपर। सही है। वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू बायर इफ द टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस इज 10 करोड़ एंड लेस। भैया यहाँ पे जो 10 करोड़ की लिमिट देखनी है प्रेसिडेंट फाइनेंशियल में, वो सिर्फ बिजनेस इनकम देखनी है आपको, है ना, और इनकम नहीं देखनी है। जैसे आपका बिजनेस का टर्नओवर है 9 करोड़ और आपने क्या करा है, एक फिक्स एसेट्स, एक कैपिटल एसेट्स जो कैपिटल गेन में आती है उसको बेचा, उसको बेचने से आपको मिले 5 करोड़ रुपए, टोटल कितने हो गए? 14 करोड़ रुपए। क्या आपको टीडीएस का एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई जो हमारा बिजनेस टर्नओवर है वो 10 करोड़ से नीचे है, तो हम लोग जो लिमिट देखते हैं 10 करोड़ की, वो सिर्फ बिजनेस टर्नओवर देखेंगे और किसी हेड में गया हुई इनकम का कैलकुलेशन इस टर्नओवर को चेक करने के लिए, इस लिमिट को चेक करने के लिए नहीं आएगा। सर बात समझ आ गई? मतलब और हेड में गई हुई इनकम इस कैलकुलेशन को चेक करने में काउंट नहीं की जाएगी। मतलब अगर आपने कैपिटल एसेट को बेची है, उसके बेचने से जो आपके पास पैसा आया हुआ है वो काउंट नहीं होगा। अब 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में याद रखना कि कोई सी भी, जैसे एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन है जिस पर 194 ओ भी लग रहा है, जिस पर 194 क्यू भी लग रहा है, ओ ठीक है, जिस पर 206 सी 1H भी लग रहा है, तो इसका क्या होगा? क्या कौन सी किस पर, किस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस या टीसीएस काटेंगे? तो भैया ये तो बात फैक्ट है कि अगर 194 ओ के अंतर्गत अगर आपका क्या बनना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप उसको टीडीएस काटना बनना है, तो भैया फिर आपका ना तो ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ना ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और इन दोनों में कोई कंफ्लिक्ट है, तो ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा, फिर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर बात समझ में आ गई? तो पहले अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में तीनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो पहले हम 194 ओ देखेंगे, फिर 194 क्यू देखेंगे, फिर आप देखेंगे 206 सी 1H। क्या सर बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये आपका वीडियो था, ये आपका वीडियो था कि जो आपकी
सर्कुलर निकली हुई है, सर्कुलर निकली हुई है 194 क्यू से रिलेटेड। तो उसमें काफी सारे डाउट्स हमारे क्या करे हैं, सॉल्व करे गए हैं, जिसमें आपको काफी सारे पॉइंट्स क्लियर करे गए हैं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपना टीएस काट सको। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको मैं अपने चैनल पर देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरीके से काफी सारी वीडियोस अपने चैनल पे लाता रहूंगा। ओके।